जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी जीके का एक और मॉक टेस्ट 20 प्रश्न हमेशा की तरह इसमें लेके आया हूं। और दोस्तों इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहां से जाके उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत नॉलेजेबल है, बहुत इन्फॉर्मेशन है इन मॉक टेस्ट में। और ऐसा नहीं है कि ये आपके जीडी में ही आएंगे, और ये आपके जो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं तो उसमें भी किफ़ायती होंगे। और सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए, बीडीओ के एग्ज़ाम के लिए तो हालांकि बीडीओ की सीरीज जल्दी शुरू कर दी जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक आप देखिएगा वीडियो को। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहले प्रश्न में क्या कहा गया दोस्तों? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, इसने किसको हराया था जब इसने मौर्य वंश की स्थापना की? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको याद रखना है कि नंद वंश का अंतिम राजा था जिसका नाम था धनानंद। तो धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये आप याद रखना। तो किसको पराजित किया था इसने धनानंद को पराजित किया था। क्लियर है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। मैं आपको बताऊं, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री है चाणक्य है। इसी की मदद से इसने धनानंद को हराया था, और धनानंद को हराने के बाद में इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों चाणक्य जो है ये अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा है, इनका एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति का ग्रंथ है। ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य, इनके दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम था मैगस्थनीज। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था ये। तो मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, और मैगस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका। भारत के प्रशासनिक, भारत की राजनीतिक चीज़ें सबके बारे में जानकारी मिलती है इससे, इंडिका। तो मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई, जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों क्या आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसने कौन सा धर्म अपनाया था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में इसने जैन धर्म को स्वीकार किया, और इसने जैन साधु भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। ये भी आप याद रखना। और भद्रबाहु से शिक्षा लेकर ये इसने अपने प्राण त्यागे कहाँ पर? और इसने अपने प्राण त्यागे थे श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला, जो कि कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। यहाँ पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, और संलेखना विधि के द्वारा जिसको संथारा बोलते हैं, कि भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्यागे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठता है, और बिंदुसार के बाद अशोक गद्दी पर बैठता है। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराकर? नंद वंश को हराकर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग, आप नाम सुने होंगे। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? नंद वंश के राजा को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई, ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोस्तों रूस से पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ली गई है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कौन है? दोस्तों दुनिया में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक है जोसेफ स्टालिन। सोवियत संघ का व्यक्ति है ये जोसेफ स्टालिन, और इसी ने ही पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा दी थी। तो आप याद रखना, पंचवर्षीय योजना जो है वो किसकी देन है? जोसेफ स्टालिन की देन है। रूस से ली गई है, याद रखिएगा। अच्छा रूस से हमने और क्या लिया है? दोस्तों भारतीय संविधान में रूस से हमने और क्या लिया? रूस से लिए हमने मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं, ये भी आप याद रखना। मौलिक कर्तव्य है। इसके साथ साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 न्याय हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये हमने कहाँ से लिए हैं? दोस्तों ये तीनों न्याय की धारणा भी हमने कहाँ से ली है? ये रूस से ही ली है। याद रखिएगा इसके बारे में। यहाँ पे ऑप्शन की बात कर लूँ कुछ। दोस्तों यहाँ ऑप्शन में लिखा गया है इंग्लैंड। इंग्लैंड से हमने क्या क्या चीज़ें संसदीय प्रणाली में ली? ब्रिटेन मान सकते हो आप इसको। तो हमने सबसे पहले संसदीय प्रणाली, भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? वो इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है दोस्तों। भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। तो एकल नागरिकता की अवधारणा भी कहाँ से ली हमने? इंग्लैंड से ली है। ये भी आप याद रखना। रिट
रिट वर्ड का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया है। द्विसदनीय विधायिका हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। कैग की नियुक्ति या कैग का पद ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी आप याद रखें। जर्मनी के बारे में बात करूँ दोस्तों, जर्मनी से हमने लिया आपात उपबंध। हमारे संविधान में आपातकालीन उपबंध जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए, वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला ऑप्शन में लिखा गया अमेरिका। दोस्तों मैं अमेरिका की बात करूं तो हमने मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, तो बोलिए हमने अमेरिका से, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है, वो अमेरिका के संविधान से ली है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली, अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई है। साथ साथ प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया, दोस्तों प्रस्तावना का विचार भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार लिया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, तो याद रखेगा। तो भारत के संविधान में ये सारे स्रोत है। पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई, रूस के संविधान से ली गई है। दोस्तों भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, ये भी आप याद रखें। और भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को होता है। अच्छा, भारत का संविधान किसने अपने हाथ से लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान की कॉपी अपने हाथ से लिखी है, नारायण रायजादा। अम्बेडकर मत लगाइएगा, कभी क्वेश्चन आए कि संविधान को मूल रूप से अपने हाथ से किसने लिखा है, तो याद रखना संविधान को मूल रूप से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और संविधान का शुभंकर क्या है, संविधान का शुभंकर बनाया गया था हाथी को। कभी आपके एग्जाम में आए कि हमारे संविधान का शुभंकर क्या था, हाथी, एलिफेंट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे लिए कि हमारे यहाँ पे जो भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसकी सबसे ओल्डेस्ट जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अरावली। दोस्तों अरावली भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी संरचना मानी जाती है। और इसके साथ साथ जो अरावली है, अरावली जो है ये कैसा है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन मान सकते हैं आप इसको, कैसा है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अच्छा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका गुरु शिखर। कभी क्वेश्चन आए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोस्तों गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आप याद रखिएगा। और अरावली की जो गुरु शिखर है ये माउंट आबू में आती है, राजस्थान में सिरोही जिले में आती है, एक्चुअल में सिरोही जिला है। दोस्तों अरावली के बारे में एक चीज़ याद रखना, अरावली श्रेणी राजस्थान से लेकर दिल्ली तक विस्तारित है। और दिल्ली में अरावली श्रेणी का जो हिस्सा है वो है रायसीना की पहाड़ी। और रायसीना हिल्स पर जो भारत का राष्ट्रपति भवन है वो स्थित है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि भारत में जो राष्ट्रपति भवन है ये कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है, दोस्तों रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन की बात कर लूँ, विंध्य लिखा गया है। दोस्तों विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है आपकी सद्भावना पीक, गुडविल पीक, ये आप याद रखना। विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सद्भावना पीक, ये भी आप याद रखें। लगभग 750 मीटर इसकी ऊंचाई मानते हैं हम। उसके बाद में आपका सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करूँ हिमालय की, दोस्तों हिमालय ये यंग फोल्ड माउंटेन है और हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। और हिमालय श्रेणी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला वो है आपकी अरावली। दोस्तों अरावली जो है यहाँ पे मतलब जो थार का मरुस्थल है, थार मरुस्थल जो है ये कौन सी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में है, तो अरावली के पश्चिम में स्थित है थार मरुस्थल, याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, तो इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो कहलाती है। और जब ये अरुणाचल में आती है तो इसका नाम होता है दिहांग। उसके बाद में असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और इसे बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, इसे जमुना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जमुना नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है कैलाश मानसरोवर के पास से एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर,
चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम होता है। याद रखना, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, जमुना। आपको एक मैप दिखाता हूँ जो ब्रह्मपुत्र नदी का मैप है। दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ पे आप एक मैप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का। ये यहाँ पे उद्गम, यहाँ है आपका कैलाश मानसरोवर। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी ये फ्लो हो रही है आपकी ये, और ये नमचा बड़वा को क्रॉस करते हुए यू आकार की घाटी में एंटर करेगी और ये अरुणाचल में, यहाँ आपका अरुणाचल है। यहाँ पे जब अरुणाचल में आएगी तो इसमें दो सहायक नदियाँ मिलेंगी, एक लोहित और एक दिहांग। फिर ये दिहांग के नाम से आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते हुए असम से होती हुई असम में एक द्वीप का निर्माण करेगी। इसमें कई सारी नदियाँ मिलेंगी, जैसे सुबनसिरी मिलेगी, कामेंग मिलेगी, बैकी मिलेगी, मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो ये सारी नदियाँ इसमें मिल जाती है और ये ऊपर से आती है सिक्किम से तीस्ता। देखो ये तीस्ता मिल रही है यहाँ पे, इसको मैं अभी रंगूंगा दोबारा। ये आपका ये तीस्ता नदी है। तो ये सब जो सहायक नदियाँ हैं वो आपकी ब्रह्मपुत्र की है और ये बांग्लादेश से होती हुई फिर कहाँ गिर जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जब असम में आती है तो यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। याद रखना इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जवाब क्या होगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल की मैं बात करूं तो महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद जब 1901 में उनकी डेथ हो गई तो 1906 में विक्टोरिया मेमोरियल का प्रस्ताव रखा गया और ये प्रस्ताव रखा था लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल का प्रस्ताव रखा। और ये विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ बनाया गया था। दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल जो बनाया गया, ये बनाया गया था हुगली नदी के किनारे। तो हुगली नदी किस शहर में बहती है, तो कलकत्ता में बहती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, विक्टोरिया मेमोरियल ये कलकत्ता में है। कौन सी नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे, ये भी आप याद रखना। और विक्टोरिया मेमोरियल किससे बना है, विक्टोरिया मेमोरियल संगमरमर से बना है, ये भी आप याद रखना। विक्टोरिया मेमोरियल संगमरमर से बनाया गया है और ये संगमरमर मकराना की खानों से मंगाया गया था। क्लियर हुआ दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो विक्टोरिया मेमोरियल है इसका वास्तुकार कौन है। दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन तैयार किया था विलियम इमर्सन ने। विलियम इमर्सन के द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन तैयार किया गया था, ये भी आप याद रखना। कलकत्ता में है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कलकत्ता के बारे में एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है। याद रखना, भारत में डायमंड हार्बर किस शहर का नाम है, तो कलकत्ता का ही नाम है। दूसरा, द सिटी ऑफ जॉय, द सिटी ऑफ जॉय किसे कहा गया है, तो द सिटी ऑफ जॉय भी कलकत्ता को कहा जाता है। कलकत्ता का वास्तुकार कौन है, जॉब चारनोक कलकत्ता का वास्तुकार है, ये भी आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, कलकत्ता। यहाँ पे मैं बात करूँ नई दिल्ली की, दोस्तों नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। 1912 में मतलब भारत की राजधानी बनी थी नई दिल्ली। और जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली में मतलब नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ये दिल्ली के वास्तुकार माने जाते हैं, लुटियंस व बेकर, दोनों आप याद रखना। और दिल्ली के बारे में एक चीज़ याद रखना, मतलब हमारी सात बहनों का नगर किसे कहा गया, दिल्ली को सात बहनों का नगर कहा जाता है। मुंबई लिखा गया है दोस्तों, मुंबई अरब सागर में सालसेट द्वीप पर स्थित है, ये भी आप याद रखना। मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। अच्छा, क्या आपको पता है कि मुंबई में दो रेलवे जोन के मुख्यालय हैं, वो कौन कौन से हैं। दोस्तों मुंबई में दो रेलवे जोन है, एक है आपका वो है आपका सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है आपका। और दूसरा आपका वेस्टर्न रेलवे, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ पर है आपका, ये भी मुंबई में है, ये भी आप याद रखना। भारत का बॉलीवुड कहा जाता है मुंबई को, सपनों का शहर, भारत की आर्थिक राजधानी, ये सारे उपनाम मुंबई को मिले हुए हैं। लाहौर की बात करूँ तो लाहौर रावी नदी के तट पर है, याद रखना इसके बारे में। तो विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में था, कलकत्ता में, हुगली नदी के किनारे विक्टोरिया मेमोरियल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गिद्धा किस राज्य की नृत्य शैली है। दोस्तों गिद्धा की बात करूं तो भांगड़ा, गिद्धा, किकली, सम्मी, ये सारे डांस कहाँ होते हैं, पंजाब में होते हैं, ऑप्शन डी। गिद्धा कहाँ का नृत्य है, पंजाब का नृत्य है, याद रखिएगा इसके बारे में। बाकी पंजाब का भांगड़ा भी याद रखना, भांगड़ा। और सुखबीर सिंह को भांगड़े का राजकुमार कहा जाता है। भांगड़े के बाद में सम्मी याद रखना, सम्मी। किकली याद रखिएगा, किकली,
किकली। तो ये सारे डांस कहाँ के? पंजाब के डांस हैं। मैं बात करूँ असम के बारे में, तो असम का एक डांस याद रखना, बुगरुम्बा। बुगरुम्बा डांस कहाँ किया जाता है? तो असम में बुगरुम्बा डांस होता है। सतरिया जो है का क्लासिकल डांस है, सतरिया। उसके साथ साथ बिहू असम में ही होता है आपका। बिहू के साथ साथ आपको याद है तबल चोंगली, तबल चोंगली डांस, ये भी असम का डांस है। इसके साथ में खेल गोपाल है, कली गोपाल है, ये सारे असम में होते हैं। और एक है आपका झूमुर। झूमुर चाय के बागानों में महिलाएं करती हैं, झूमुर नृत्य असम में ही होता है। और असम जो है ये सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन भी करता है, याद रखिएगा। उसके बाद में उड़ीसा, उड़ीसा का एक डांस है गोटीपुआ। गोटीपुआ डांस उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध डांस है। बाकी मयूरभंज छऊ भी होता है उड़ीसा में, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में होता है, याद रखना इसके बारे में। और भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट और सबसे ज़्यादा जो लोहा निकलता है आज के टाइम में वो उड़ीसा से निकलता है, याद रखना। पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो यहाँ का डांस है आपका लाठी। लाठी डांस कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। कीर्तन पूछेगा तो पश्चिम बंगाल का ही है, कीर्तन। और एक है आपका गंभीरा। गंभीरा नृत्य ये भी पश्चिम बंगाल का है, ये भी आप याद रखिएगा। गंभीरा, कीर्तन, लाठी। तो गिद्धा कहाँ का डांस था? गिद्धा पंजाब का डांस है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है? दोस्तों आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा सफल टीम रणजी में कौन रही? वो रही मुंबई। लगभग 41 बार, मतलब लगभग नहीं 41 बार इसने रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों क्या आपको पता है कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? रणजी ट्रॉफी ए ग्रेड श्रेणी की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, ये भी याद रखना। ए ग्रेड श्रेणी के क्रिकेट इसमें खेलते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1934 में। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई थी, ये आप याद रखें। अच्छा, भारत में एक संस्था है बीसीसीआई, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बीसीसीआई। इसका अध्यक्ष कौन बना? रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी बने हैं। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, ये भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछे कभी कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों आईसीसी का मुख्यालय दुबई में। और आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को प्रमोट करती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? भारत में राजकोषीय वर्ष किसके बीच माना जाता है? दोस्तों भारत में राजकोषीय वर्ष मतलब वित्त वर्ष की बताना हमें, वित्त वर्ष को ही राजकोषीय वर्ष बोलते हैं। तो 1 अप्रैल को शुरू होता है ये और 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है भारत में, याद रखिएगा इसके बारे में, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन नहीं है? मतलब हमें बताना है कि कौन सा एक उभयचर नहीं है। तो सैलामेंडर की बात करूँ उभयचर है, मेंढक की बात करूँ ये उभयचर है। उसके बाद में लिखा गया टोड, ये भी उभयचर है। लेकिन कछुआ, कछुआ उभयचर की श्रेणी में नहीं आता। दोस्तों कछुआ को रखा गया रेप्टाइल में। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कछुआ ये रेप्टाइल में आता है, सरीसृप में आता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, रेप्टाइल में रखा गया है कछुआ। पूछा जाए कभी आपसे तो इसको आप लगा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो कछुआ है इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? कछुए के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, कभी पूछा जाए आपसे। और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, भारत में बड़े विचित्र कछुए हैं, स्पेशल स्पीसीज है, और वो है आपके ओलिव रिडले कछुए। ओलिव रिडले कछुए ये कहाँ पर होते हैं भारत में? दोस्तों ओलिव रिडले कछुए ये उड़ीसा में होते हैं, गहीरमाठा बीच पर। बहुत फेमस क्वेश्चन आता है यहीं से कि भारत में ओलिव रिडले कछुए कहाँ मिलते हैं? गहीरमाथा बीच पर मिलते हैं, ये उड़ीसा में। याद रखना इसके बारे में, पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखने हैं। मैं बात करूँ मेंढक, मेंढक के हृदय में भी 3 चैम्बर होते हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया ये हमें बताना है। दोस्तों वो डेट थी आपकी 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा ऐसे बैंक जिनमें जमा पूंजी कितनी हो 50 करोड़ रुपए, ऐसे बैंक जिनमें जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए थी उनको क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। तो ये 19 जुलाई 1969 को हुआ था और इस अवधि में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहले चरण में किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1969। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। और इनकी पूंजी कितनी थी? 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। दोस्तों मैं बात करूं 1969 में इसरो की स्थापना भी हुई थी। कभी आपके एग्जाम में आए कि इसरो की स्थापना कब हुई? 1969। और 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड
भारत में पहली बार मिला, ये किसको मिला था? देविका रानी चौधरी को। ये 1969 में ही दिया गया था, याद रखना इसके बारे में। और CISF की स्थापना भी कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों 1963 नागालैंड की स्थापना हुई थी 1963 में, और मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया था 1963 में, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी की सरकार के खिलाफ कब आया था? 1963 में ही आया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लिखा गया 1954 दोस्तों, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में ही हुआ था, ये भी आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, पहला मुगल सम्राट बाबर भारत में कहाँ से आया था? तो दोस्तों पहला मुगल सम्राट जो बाबर था, ये कहाँ से आया था? ये फारस से आया था। फारस मतलब फरगना घाटी से आया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फरगना घाटी से आया था, ये भी आप याद रखें। दोस्तों मैं बाबर की बात करूं तो बाबर के पिता का नाम क्या है? मिर्जा उमर शेख। मिर्जा उमर शेख जो फरगना के छोटे से राजा थे, ये भी आप याद रखना। और बाबर जो है इसने 1526 ईस्वी में, मतलब 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। 1526 सॉरी, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने लोदी वंश का एक राजा था इब्राहिम लोदी, इसको पराजित किया। और इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, और भारत में मुगल जो वंश था इसकी नींव रख दी गई। तो आप याद रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी है बाबर के द्वारा। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुर्की भाषा में, और इसका नाम है बाबरनामा। तो बाबरनामा की भाषा कभी आपके एग्जाम में आए, तुर्की भाषा, चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई थी, याद रखिएगा। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? दोस्तों बाबर को पहले आरामबाग आगरा में दफनाया गया, उसके बाद में काबुल में इसका मकबरा है, काबुल में, याद रखिएगा बाबर। और बाबर जो है, बाबर ने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग भी किया था भारत के अंदर, ये भी आप याद रखना। मुंबईया पद्य शैली, मुंबईया पद्य शैली का जनक है बाबर, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? दोस्तों कौन सी बीमारी ऐसी है जो बैक्टीरिया से होती है? मैं बात करूँ, रेबीज वायरस से होता है, चेचक वायरस से होता है, और ये चेचक भी वायरस से होता है। लेकिन क्षय रोग, टीबी जो होती है वो बैक्टीरिया से होती है, आप याद रखिएगा। दोस्तों टीबी के लिए एक वैक्सीन होती है, बैसिलस कॉलमेट यूरिन। तो कभी क्वेश्चन आए कि BCG वैक्सीन किस रोग में दी जाती है? तो BCG वैक्सीन ये दी जाती है टीबी के लिए, क्षय रोग के लिए दी जाती है। तो बैसिलस कालमेट यूरिन इसका नाम है, ये भी आप याद रखना। बैसिलस इसमें बैक्टीरिया होता है, कालमेट यूरिन तो वैज्ञानिकों के नाम है। और ये BCG की वैक्सीन जन्म के 48 घंटे के भीतर दी जाती है। दोस्तों मैं बात करूँ टीबी के बारे में, तो टीबी मेनली फेफड़ों को प्रभावित करता है, ये भी आप याद रखिएगा। और 24 मार्च को हर साल विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, टीबी के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट होता है? मोन्टू परीक्षण। कभी क्वेश्चन आए कि मोन्टू टेस्ट कौन से रोग से संबंधित है? दोस्तों मोन्टू परीक्षण ये टीबी से संबंधित है, पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऑप्शन की बात कर लूँ। यहाँ पे लिखा गया रेबीज। दोस्तों रेबीज वायरस से होता है, और ये वायरस रेब्डो वायरस होता है, जो कुत्ते, बिल्ली, बंदर, खरगोश इनकी लार में रहता है रेबीज। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं हम। कभी क्वेश्चन आए कि कौन सा रोग है जिसमें जल से डर लगता है? तो हाइड्रोफोबिया ये रेबीज का ही नाम है, हाइड्रोफोबिया। और रेबीज का एक सिस्टम और है, वो है फोटोफोबिया, ये भी पूछ सकता है, फोटोफोबिया, ये भी आप याद रखें। और रेबीज का इसका मतलब जो उपचार था वो किसने ढूंढा था? लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने रेबीज के उपचार की खोज की थी। यहाँ पे लिखा गया चेचक। दोस्तों चेचक होता है बेरियोला वायरस से, बेरियोला वायरस से चेचक होता है, ये भी आप याद रखना, बेरियोला वायरस। और चेचक के टीके का खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया लिखा गया, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा दुनिया में सबसे पहली बार बैक्टीरिया की खोज की गई, और ल्यूवेनहॉक को ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। क्वेश्चन संख्या 13, क्या कहा गया? सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं? दोस्तों सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं आपके ये तीनों।
तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी गई है। कलम का मजदूर भी इन्हें कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। तो मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी के लम्ही नामक गांव में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था, याद रखना। यहाँ पे कुछ लिखा गया है आपके ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को वर्ष 1972 में इनकी एक कृति है उर्वशी, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। याद रखना कि रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ मिला? 1972 में। और इनकी एक किताब और है, और वो है संस्कृति के 4 अध्याय। ये भी बहुत फेमस रचना है इनकी, संस्कृति के 4 अध्याय। तो ये भी आप याद रखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया भीष्म साहनी। दोस्तों भीष्म साहनी की बात करूँ तो इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जो मैंने पढ़ा भी है वो है आपका तमस। तमस उपन्यास ये भारत विभाजन के दौरान जो भारत में स्थिति थी उस समय लिखा गया है, तमस उपन्यास भीष्म साहनी। और भीष्म साहनी की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज के अतीत। आज के अतीत किसकी आत्मकथा का नाम है? तो भीष्म साहनी की आत्मकथा का नाम है आज के अतीत। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। तो सेवा सदन, गोदान, गबन, कर्मभूमि, ये सब किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली, तो याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों वैसे इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ऑप्शन दूसरे पेज पे है, दिखाता हूँ अभी। सरोजिनी नायडू इसका सही जवाब है। लेकिन मैं इससे पहले बात कर लूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। और कांग्रेस की स्थापना जब हुई तो इसका पहली मीटिंग हुई थी मुंबई के तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी मीटिंग हुई, और जिसमें पहली बार 72 लोगों ने भाग लिया था। एक अंग्रेज अधिकारी है ए.ओ. ह्यूम, और ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक माना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में है आपका ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, मतलब भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? दोस्तों 1925 में कानपुर सेशन हुआ था। तो कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। दोस्तों सरोजिनी नायडू को भारत में नाइटिंगेल भी कहा गया है। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा गया? भारत की बुलबुल। तो जवाब होगा सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखें, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था सरोजिनी नायडू का। और सरोजिनी नायडू ये भारत में पहली राज्यपाल बनी थी किसी भी राज्य में, मतलब संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी थी, उत्तर प्रदेश जिसको बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखें। सरोजिनी नायडू जो है इनकी एक किताब है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनकी सबसे पहली कविताओं का संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड। अभी दिखाता हूँ इनकी किताबें। पहले यहाँ पे ऑप्शन की बात कर लूँ, सुचेता कृपलानी। दोस्तों भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा। विजयलक्ष्मी पंडित। दोस्तों भारत के इतिहास में पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्ष बनी थी वो थी विजयलक्ष्मी पंडित। वर्ष 1953 में विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है दुनिया की, याद रखिएगा। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। यहाँ पे लिखा गया अरुणा आसफ अली। दोस्तों अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध है। जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने मुंबई में सार्वजनिक रूप से भारत का झंडा फहराया था, और ये भूमिगत रेडियो का संचालन भी कर रही थी। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? आईएनसी की पहली भारतीय महिला चीफ है सरोजिनी नायडू। साइड पे आप कुछ बुक्स देख सकते हैं। द ब्रोकन विंग, द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की ही मतलब किताबें हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू। द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम सरोजिनी नायडू। ये तीनों इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनको तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम, ये किसकी बुक्स हैं? तो ये तीनों बुक्स हैं सरोजिनी नायडू की। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? मतलब असम में चाय के बागानों में काम करने वाले जो लोग हैं, महिलाएं करती हैं मेनली, तो वो करती हैं। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों? वो नृत्य है आपका झूमुर, ऑप्शन सी,
झूमुर नृत्य असम में चाय के बागानों में काम करने वाली महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों मैं बात करूं पहले चाय के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति की होनी चाहिए, लैटेराइट हो। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखें। चाय बोर्ड का मुख्यालय भारत में कहाँ पर है? दोस्तों चाय बोर्ड का मुख्यालय भारत में है कलकत्ता में। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में है, याद रखिएगा। चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो वो होता है टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आप याद रखें। और चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ है? वो होता है थीन। चाय में थीन उत्तेजक पदार्थ होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो झूमर नृत्य कहाँ किया जाता है? झूमर किया जाता है असम में। अलकाप की बात करूँ तो पश्चिम बंगाल और झारखंड में अलकाप नृत्य किया जाता है, ये भी आप याद रखना, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस आप स्लाइड पर देख सकते हैं, कब होता है ये? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन जो भी है इसका वो आप याद रखना, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वायुसेना दिवस कब होता है? तो इंडियन एयरफोर्स डे ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। नेवी डे कब होता है? नेवी डे होता है हमारा 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना इसके बारे में। तो सही जवाब क्या होगा इसका? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, ये भी आप याद रखना। पर्यावरण दिवस 5 जून। यहाँ पे लिखा है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को। उसके बाद ये याद रखना, बहुत आता है एग्जाम में, महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय वाला कब होता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र है? दोस्तों तंतु वाद्य यंत्र कौन सा है हमें बताना है, तो इसका सही जवाब होगा जंतर। जंतर एक तंतु वाद्य यंत्र है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऐसे याद रखना इसको। नेक्स्ट आपका समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र के जनक है जॉन मेनार्ड कीन्स, ऑप्शन बी जॉन मेनार्ड कीन्स ये समष्टि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। वैसे अर्थशास्त्र का जनक कौन है? वो है एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना गया है, ये भी आप याद रखें। अच्छा, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आपके एग्जाम में आए कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कौन है? तो इसको आप याद रखना, ये पूछ लेता है एग्जाम में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल, ये आप याद रखिएगा, एल्फ्रेड मार्शल। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, एक किताब है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया, ये भारत में कौन से अर्थशास्त्री ने लिखी है? द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये कमेंट में लिख के आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? मेनार्ड कीन्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? दोस्तों कबड्डी एशियाई खेलों में शामिल हुआ था, वो कब हुआ था? 1990। 1990 में जो बीजिंग में एशियाई खेल हुए थे, इसमें कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कबड्डी के मैच की अवधि कितनी होती है? 40 मिनट। कबड्डी के मैच की अवधि 40 मिनट, इसमें 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, ये भी आप याद रखना। और रेडर को रेड करने के लिए कितना समय दिया जाता है? 30 सेकंड का समय रेडर को दिया जाता है रेड करने के लिए, ये भी आप याद रखें। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और 2025 का कबड्डी वर्ल्ड कप होगा ब्रिटेन में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से कौन थे? तो दोस्तों मसौदा तैयार करने वाले जो कांग्रेसी नेता थे उसमें कौन थे? देखो वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू जो थे, ये एक ऐसे व्यक्ति थे, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया था। तो इसका सही जवाब है आपका मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी। दोस्तों मोतीलाल नेहरू जो हैं, इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी, ये भी आप याद रखना। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो संविधान है, संविधान की मसौदा समिति ये कब बनी थी? आपके लिए क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति कब बनी थी? ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आंसर जरूर कीजिएगा, इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपको भी क्वेश्चन सर्च करने का एक मतलब अभ्यास हो जाता है। तो ये आपको बताना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था?
ये आपके लिए प्रश्न है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के प्रश्न। आई होप ये सेशन आपको मज़ेदार लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलूँगा अगले मॉक टेस्ट के साथ, तो अपना ख़्याल रखिएगा, ठंड काफ़ी है, तो अपने आप को मेंटेन रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद।